नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर लैडर ऑफ सक्सेस। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा आज का चैप्टर, अध्याय 15। अब देखो बेटा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको इस पार्ट में पढ़ना क्या क्या है। तो आप लोगों को पढ़ना है इसमें रक्त के बारे में। देखो, जो बेटा हमारा शरीर होता है ना, ठीक है, हमारा जो शरीर होता है ना, उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, पोषण चाहिए। ठीक है, अपने शरीर के लिए जीवित रखने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? पोषण चाहिए। ठीक है, ये आवश्यक पदार्थ चाहिए। ये आवश्यक पदार्थ क्या होना चाहिए? उपलब्ध होना चाहिए। हमारा जो जीवन है, जीने के लिए, हमें अपना जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन और पोषण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जो पदार्थ है वो उपलब्ध होना चाहिए हमारे जीवन के लिए। ठीक है, अब देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हमें क्या करना होता है कि ऐसे पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालना होता है। ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए अच्छे हैं वो हमें अपने शरीर के अंदर लाना है, और ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं उन्हें हमें अपने शरीर से बाहर निकालना है। तो हमारे पास इसके लिए कुछ होना चाहिए, है ना। हमारे पास इसलिए वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो हमारे पदार्थ को, जो अच्छे वाले पदार्थ हैं, जो हमें चाहिए, आवश्यक पदार्थ है, वो हमारे शरीर में आए और हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर से बाहर चले जाए। ठीक है, तो जो छोटे होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ये देखिए, सरल प्रणाली। ठीक है, यानी कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, ये सब क्या करते हैं कि अपने शरीर में, नॉर्मली ही अपने शरीर में जो कैविटी है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गुहाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। ठीक है, जो चीज़ हमें ज़रूरी है वो अंदर आ सके और जो चीज़ बाहर है वो चली जाए। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। तरल यानी एक फ्लूइड, एक तरीके से लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। जटिल प्राणी यानी कि अपन लोग, अपन की बात हो रही है बेटा। जैसे अपन जैसे जो लोग होते हैं वो जटिल प्राणी होते हैं। इनको क्या चाहिए? एक विशेष प्रकार का तरल चाहिए जो कि क्या करें? ट्रांसपोर्ट करने का काम करें। मनुष्य सहित उच्च प्रणालियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। मतलब देखो, जो बेटा रक्त होता है ना, ये क्या कर सकते हैं? ये वही काम कर सकते हैं जिस काम के लिए अपन को ज़रूरत है। यानी कि जो अच्छे आवश्यक जो पदार्थ है वो हमारे शरीर में ला सकता है और हानिकारक पदार्थ को निकाल सकता है। एक और चीज़ होती है लहसिका, ये भी होता है, ये भी यही काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लेकिन जो मुख्य रूप से जिसका हम देखते हैं वो क्या होता है? रक्त होता है। ठीक है, इस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रक्त होता है एक विशेष प्रकार का ऊतक है, यानी कि एक विशेष प्रकार का टिश्यू। ये होता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इसमें बेटा प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा। जो हमारा रक्त होता है उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। जो प्लाज्मा होता है वो एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है? हल्का सा पीला रंग होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। रक्त के लगभग 55% होता है। जो बेटा हमारा रक्त है ना, रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो ये कितने प्रतिशत होता है? 55% होता है प्लाज्मा। हमारे रक्त में 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 90 से 92% जल होता है। ठीक है, और 6 से 8% का तो प्रोटीन होता है। यानी कि हमारे पास होता है रक्त। ठीक है, रक्त में दो चीज़ें आती हैं। तो पहली है प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा में भी तुम्हें देखना है जल को और प्रोटीन को। ठीक है, जिसमें से कि जो जल होता है वो होता है 90 से 92, और प्रोटीन होता है 6 से 8%, और प्लाज्मा होता है 55%। समझ में आ गई इतनी बात?
जो प्रोटीन होते हैं उसमें आता है फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन तथा एल्ब्यूमिन आता है। ये क्या काम करता है बेटा? जो फिब्रिनोजन होता है ये हमारे रक्त को जमाने का काम करता है। ग्लोब्यूलिन जो होता है वो क्या काम करता है? ये डिफेंस करता है, ठीक है, लड़ाई करता है हमारे लिए, बचाता है, बचाव। एल्ब्यूमिन क्या करता है? एल्ब्यूमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से मुख्य प्रोटीन हैं? ये 3 बेटा मुख्य प्रोटीन हैं। एक बार इनका नाम मेरे साथ में ले लोगे क्या? बोलो। मुख्य प्रोटीन है फिब्रिनोजन, कलर नहीं आ रहा इसमें, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ये 3 मुख्य प्रोटीन होते हैं। फिब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है ना बेटा, उसकी आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको चोट लग गई, मान लीजिए हाथ है ये यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब अगर आपको चोट लग गई है, आपको यहाँ से रक्त बहने लगेगा। अब रक्त आपका व्यर्थ में बह रहा है ना बेटा, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे एक थक्का बन जाएगा। वो थक्का क्या करेगा? रोकेगा आपके रक्त को बहने से। जो ग्लोब्यूलिन है उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, या देखो जो ग्लोब्यूलिन है वो डिफेंस में हेल्प करता है, प्रतिरक्षा तंत्र है ये। एल्ब्यूमिन का उपयोगी परासरणी संतुलन के लिए होता है, इसका मतलब होता है ऑस्मोटिक बैलेंस। प्लाज्मा के अनेक खनिज आयन होते हैं, जैसे कि सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है। ये आयन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमाइनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। सीरम बेटा किसको कहते हैं? सीरम इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जो आपका प्लाज्मा होता है, आपका रक्त होता है, उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। अगर आपके प्लाज्मा में से वो चीज़ हटा दें जो खून को जमा रही है, ठीक है, फिब्रिनोजन को अगर हम हटा दें, उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना जो कि खून का थक्का बना देती है, इस चीज़ को अगर हम हटा देंगे तो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। अगर प्लाज्मा में से जो रक्त है उसका जो तरल टाइप का, जो मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, तो हॉस्टल में सब्जी में खूब पानी पानी रहता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा के अंदर जमाने की शक्ति होती है कि खून निकल रहा है तो जमा दो। तो ये है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फिब्रिनोजन, ठीक है, इसमें क्लॉटिंग है। ये क्लॉटिंग फैक्टर को अगर तुम प्लाज्मा में से हटा दोगे तो सीरम बचेगा, उसे हम सीरम कहते हैं। संगठित पदार्थ। अब देखिए रक्त में 2 चीज़ें होती है, प्लाज्मा होती है और दूसरी होती है संगठित पदार्थ, जो कि 45% होता है, 45% होता है ये संगठित पदार्थ। देखो हॉस्टल की सब्जी में पानी होता है, तो जो पानी है ना वो किस में आ जाएगा? प्लाज्मा में आ जाएगा। और जो सब्जी है थोड़ी बहुत बची कुची जो सब्जी है वो संगठित पदार्थ है मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो है ये इरिथ्रोसाइट है, यानी कि आरबीसी। ल्यूकोसाइट बोले तो डब्ल्यूबीसी बेटा। प्लेटलेट्स ये जो होती है ना, इन तीनों को मिला के प्लेटलेट्स को, ठीक है, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इन सब तीनों को मिला के हम बोलते हैं संगठित पदार्थ बोलते हैं हम। और ये तीनों मिला के होते हैं 45% यानी प्रतिशत। अब हम बात करें इरिथ्रोसाइट की, यानी कि रेड ब्लड सेल की। ये बहुत ज़्यादा होते हैं, जो इरिथ्रोसाइट होते हैं, आरबीसी होते हैं ना बेटा, रेड ब्लड सेल, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 50 से 50 लाख, 50 से 50 लाख रक्त। देखो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 5 से 5.5 मिलियन mm3, 5 से 5.5 मिलियन mm3 होना चाहिए रक्त, ठीक है, ठीक है। अस्थि, लाल अस्थि में बनता है ये। इसलिए बनता कहाँ पे? इसका घर कहाँ पे है? हमारे इरिथ्रोसाइट का ये बनता कहाँ पे बेटा? रक्त ये बनता है लाल अस्थि में बनेगा, ठीक है। अधिकतर स्तनधारियों की लाल नहीं मिलते हैं, इनमें बेटा न्यूक्लियस नहीं होता।
जैसे कि ये हमारी कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। पर आरबीसी कहता है तुम्हें पता है न्यूक्लियस नहीं होता मेरे पास ना, इनके पास नहीं होता है। जो आकृति होती है बाइकॉन्केव, ऐसा दिखता है। यहाँ थोड़ा मोटा सा होता है और यहाँ बीच में पतला सा होता है, लेकिन दिखता है ऐसा। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ये इसकी क्या आकृति है। इसका लाल रंग एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण है। इसके अंदर बेटा एक प्रोटीन है, एक जटिल प्रोटीन है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसके वजह से इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके अंदर 12 से 16 ग्राम क्या होता है? ब्लड होता है, रक्त होता है, हीमोग्लोबिन होता है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिली रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों की परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा। लाल रक्त 120 दिन की होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिंदा कितना रहते हैं लोग। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आरबीसी खड़ा है, मतलब लाल वाली सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स खड़ी हैं। तो ये जो डब्ल्यूबीसी से और प्लेटलेट दोनों से ज़्यादा है। आरबीसी बोलता है एरिथ्रोसाइट, तुम्हें पता है तुम दोनों से ज़्यादा जीता हूँ मैं। ये जो सफ़ेद वाली कोशिका होती है इनसे भी और प्लेटलेट से भी ज़्यादा जीता हूँ मैं। मेरा जीने का जो समय है, काल है, वो कैसा है? आसौत आयु कितनी है? 120 डेज है। तत्पश्चात इनका विनाश स्प्लिन में होता है बेटा, जिसे ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं? स्प्लिन को बोलते हैं बेटा। जैसे कब्रिस्तान बोलते हो ना तुम लोग, इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, स्प्लिन। क्या है? स्प्लिन। ल्यूकोसाइट यानी कि सफ़ेद वाले सेल, श्वेत यानी सफ़ेद, ठीक है। इनके पास क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन नहीं होता। इनके पास क्या नहीं होता? हीमोग्लोबिन नहीं होता, बट इनके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए कैसे होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं, सफ़ेद टाइप के होते हैं, और इनके पास न्यूक्लियस होता है। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 6000 से 8000 होती है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं सेल, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट। एग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मतलब होता है जैसे कि ये सेल है तो इसके अंदर ग्रैन्यूल्स का होना, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होता है, ठीक है। मान लो कि एक दूध है और उस दूध में मैं छोटे छोटे चीनी के दाने डाल दूँ, तो जो दाने हो जाएंगे चीनी के, जो शक्कर है, मेरे हाथ में मान लीजिए कि एक कंटेनर है, कोई कटोरी है मान लीजिए, उसमें दूध रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक कटोरी है, उसमें दूध रखा हुआ है, उसमें मैं थोड़ी शक्कर डाल दूँ, ठीक है, चीनी डाल दूँ, तो वो क्या हो जाएगा? उसको हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। मान लीजिए कि फेस पे किसी को पिंपल हो जाए, एकदम फेस पे पिंपल ही पिंपल हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेन्यूलोसाइट। एक ग्रेन्यूलोसाइट किसको बोलेंगे? जिसके फेस पे पिंपल नहीं है। समझ रहे हो ना जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ? न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल, ये सारे क्या है? ग्रेनुलोसाइट है। ये क्या है बेटा? ग्रेनुलोसाइट है। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है, एक ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं संख्या में। न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? लगभग 60 से 65%। बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है, लगभग 0.5 से 1%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो जो बेटा डायग्राम होते हैं ना, जो ये चित्र बने रहते हैं ना इस तरीके के, है ना, ये सब याद करना होता है। ये सारे
देखो जो मोनोसाइट होता है ना वो 6 से 8% होता है। मैंने आप लोगों को बेटा एक चीज़ और बताई थी, है ना बेटा, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि 6 से 8% और क्या होता है, प्रोटीन। जो बेटा प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो भी 6 से 8% होते हैं, ठीक है। और जो मोनोसाइट है वो भी होते हैं। और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं, ठीक है। जो अंदर प्रवेश करने वाले वह वो जीवों को समाप्त कर देती है। जो भी बाहर से आए ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमें हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। बेसोफिल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। तो बेसोफिल होता है बेटा वो 3 चीज़ों को रिलीज़ करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन को ये क्या करता है, रिलीज़ करता है। यह है ईसिनोफिल, ये 2 से 3% होती है। ये संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। ये कौन सी प्रतिक्रिया में सम्मिलित होती है, जो एलर्जी वाली प्रतिक्रिया होती है उसमें कौन सम्मिलित होता है, ईसिनोफिल। इसका प्रतिशत होता है 2 से 3। ये सब इम्पॉर्टेंट है, प्रतिशत भी याद होना चाहिए और काम भी। अब बात आती है लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट 20 से 25% होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बी होता है और एक टी होता है, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 2। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये मेगा क्रियोटिक सेल से बनी हुई है। ये बोलती है कि तुम्हें पता है मैं कोशिका नहीं हूँ, मैं कोशिका के टुकड़े हूँ, टुकड़े, कोशिका नहीं हूँ, कोशिका के छोटे छोटे टुकड़े हूँ। टुकड़ों के विखंडन से बनी है। रक्त की इन संख्या 1.5 से 3.5 लाख है। कितनी है, 1.5 से 3.5 लाख है प्रति घन मीटर, ठीक है, mm। प्लेटलेट कई प्रकार के पदार्थ थक्का जमाने का, ठीक है। देखो जो प्लेटलेट्स होती है ना बेटा, आपको मान लो कहीं पे चोट लग गई तो वो थक्का जमाने का काम करती है, ताकि जो आपका जो रक्त है वो बह ना जाए, ठीक है। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। देखो रक्त समूह जो होता है ना बेटा, इसके लिए तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जो रक्त समूह होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। इसे बोलते हैं एंटीजन। ये क्या है, ये है बेटा जी एंटीजन। ये जो आरबीसी होता है उसके सर पे बैठते हैं। जो हमारा रक्त होता है उसका जो आकृति होती है वो बाइकॉन्केव होती है, और इसके जो सर पे बैठा है, मान लो इसके सर पे बैठा है ए, तो ये क्या है, अगर इसके सर पे ए एंटीजन बैठा है तो ये ए ब्लड ग्रुप है। अगर इसके सर पे बी एंटीजन बैठा है तो ये बी ब्लड ग्रुप है। अगर इसके सर पे ए बी एंटीजन बैठा है तो ये ए बी ब्लड ग्रुप है। और अगर इसके सर पे कुछ नहीं बैठा है तो ये ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी, यानी कि अगर ये हमारे पास रक्त है, आकार है, ये उसका आकृति है रक्त की, तो इसके देखो सर पे तो एंटीजन होते हैं, लेकिन इसके अंदर होती है एंटीबॉडी। क्या होती है, एंटीबॉडी। अब अगर इसके अंदर ए एंटीजन है तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, बिल्कुल उल्टा कर दो, बी होगी, बी है तो ए होगी, ठीक है। अब जिसके पास दोनों है तो वगैरह कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। और जिसके पास एंटीजन नहीं है तो उसके प्लाज्मा में ए और बी है। एंड ये जो चीज़ें होती है ना बेटा, आरबीसी के सरफेस को होती है, यानी कि आरबीसी तो उसके ऊपर, ये वाली जो चीज़ है ये आरबीसी के अंदर है प्लाज्मा में, ठीक है। जैसे कि ये आरबीसी का शेप है, तो ये वाली, ये यहाँ पे, ये पूरे पे यहाँ पे क्या लगा है, एंटीजन लगा है। और इसके अंदर यहाँ पे क्या एंटीबॉडी है, इसके अंदर यहाँ पे क्या एंटीबॉडी है, अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, जस्ट अपोजिट होती है। और एंटीबॉडी भी कैसी होती है, उल्टी होती है।
ये हो गई आरबीसी। अगर इसके ऊपर ए है तो इसके अंदर एंटी बी होगा, उल्टा होगा। अगर ए है तो बी होगा, यहाँ बी होता तो यहाँ ए हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से उल्टा चलता है। समझ में आई बात? देखो, जो ओ होता है ना बेटा सबको दे सकता है। जो ओ होता है ना बेटा वो क्या करता है, सबको दे सकता है। तुम सब में देख रहे होगे कि तुम्हें ओ तो देखने को मिल ही गया होगा। देखो, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए तो देगा ही, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी तो होगा ही, दे सकता है। ए भी है तो ए भी, ए और बी दोनों दे सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों है। तो ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है। और जो ओ होता है बेटा ये तो सबको दे सकता है। ठीक है, और जो ओ होता है ना ये सबको दे सकता है, और जो ए भी होता है ये सबसे ले सकता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, डोनर कौन है, तो ओ है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, वो ए बी है। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास ऑप्शन हो ए बी सी डी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, और मान लो बी है ए है, तो इसमें से पूछा यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो तुम क्या करोगे, ओ नेगेटिव है। और मान लो ऑप्शन है ए बी सी डी, एक ऑप्शन है एक में है बी, एक में है ए बी और एक में ओ, कौन है डोनर, ओ है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको साइन पूछ दिया गया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव होता है, यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है, सबको दे सकता है। और ए बी जो होता है वो बेटा पॉजिटिव होता है, जो सबका ले सकता है। ये ए बी ऐसा है जो सबका रक्तदान ले सकता है, मतलब रक्त ले सकता है। और ये ओ वाला रक्त दे सकता है सबको, ये सबका ले सकता है और ये सबका दे सकता है और ये सबका ले सकता है। ले पॉजिटिव वाला पूरा पूरा सबका ले लेगा और नेगेटिव वाला पूरा पूरा सबको दे देगा। समझ गए? अब RH समूह जो है ना बेटा, जो क्या बोलते हैं कि बंदर था, ठीक है, उससे ये RH लिया है, उस बंदर के नाम से। जिसके पास है तो उसे हम RH पॉजिटिव बोल देते हैं और जिसके पास नहीं हम उसे RH नेगेटिव बोल देते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको देखने वाली है वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो एक मदर होती है ना, जो एक माँ होती है, उसके गर्भ में एक बच्चा होता है। ये एक माँ है, ठीक है, एक माँ है, उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। तो जो माँ है ना बेटा वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और जो बच्चा है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। तो जब क्या होगी बेटा, डिलीवरी होगी, बच्चे का पाश्चराइजेशन होगा। जब बच्चा मदर के गर्भाशय से, मदर के माँ के गर्भाशय से बाहर आएगा ना बेटा, तो उसका जो कुछ रक्त होगा वो मदर के रक्त से मिलेगा। तो क्या होगा कि देखो, मदर के अंदर तो नेगेटिव है ना वो, तो उसके अंदर RH नहीं है, RH नेगेटिव है वो, उसके अंदर RH नहीं है। तो जैसे ही बच्चे का रक्त डिलीवरी के समय मदर के रक्त से मिलेगा, ठीक है, तो जो मदर की बॉडी होगी वो anti-RH बना के रखेगी। तो जब दूसरे बच्चे के लिए वो प्रेग्नेंट होगी, जो वो मदर है, पहले बच्चे की तो डिलीवरी हो गई, लेकिन वो पहले बच्चे की तो डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है, अच्छे से हो गई, बढ़िया तरीके से हो गई, लेकिन पहले बच्चे में RH पॉजिटिव था। पहले बच्चे में क्या था, RH पॉजिटिव था। तो उसकी वजह से मदर की बॉडी कह रही, अरे ये चीज़ तो मेरे अंदर तो थी नहीं, ये कैसे हो गया, है ना। मदर की जो बॉडी है उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छे से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, फिर से समझा दूँ। देखो बेटा, अच्छे से समझ लो। जो मदर है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और जो बच्चा है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, ठीक है। एक मम्मी है जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और जो पापा है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं। और जो मम्मी है उनके गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। जब डिलीवरी होगी, जब पास्चराइजेशन होगा, तो डिलीवरी के समय में क्या होगा कि जो बच्चे का रक्त है और माँ का रक्त है वो योनि से जब बच्चा बाहर निकलेगा तो वो मिल सकता है।
और जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है, तो मदर RH नेगेटिव है। तो जैसे ही ब्लड बच्चे का मदर के शरीर से हल्का सा भी कांटेक्ट में आएगा, हल्का सा भी बच्चे का रक्त मदर के शरीर में अगर जाएगा, तो मदर की जो शरीर है तो अरे ये चीज़ कहाँ से आई, मेरे शरीर में तो नहीं है, ये चीज़ तो फॉरेन है, बाहर की है, ये तो ख़राब है, इसको भगाना पड़ेगा, इसे मारना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो RH पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए एंटी RH अपने अंदर बना के रखेगी। जब तक वो बना पाएगी तब तक जो उसका पहला बच्चा है उसकी डिलीवरी हो चुकी होगी। अब बारी है दूसरे बच्चे की। दूसरा बच्चा यानी कि दोबारा मदर प्रेग्नेंट हुई है और दोबारा से उसके गर्भ में एक बच्चा है, ठीक है। वो बच्चा कैसा है, पॉजिटिव ब्लड है उसका भी। अब मदर के अंदर क्या बैठी है, उसके अंदर एकदम से गुस्से में बैठी है RH एंटी RH बैठी है, एंटी RH बॉडी है। देखो बेटा, जो मदर का जो शरीर है, ठीक है, जो मदर का शरीर है उसने RH एंटीबॉडी बना के रखी है। वो दूसरे बच्चे के लिए प्रेग्नेंट है, दूसरे बच्चे के लिए वो गर्भवती है, ठीक है। उसके गर्भाशय में एक बच्चा है जो कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है और मदर कैसी है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप की, उसके पास RH नहीं है। जो बच्चा दूसरा बच्चा है उसके गर्भ में, दूसरे नंबर का बच्चा जो पैदा होने वाला है वो उसके पेट में, पर माँ के शरीर ने RH एंटीबॉडी बना रखी है क्योंकि जो पहला बच्चा था वो पॉजिटिव था, उसकी बॉडी एकदम गुस्से में बैठी थी, उसने ये चीज़ तो मेरे शरीर में नहीं थी, मुझे भगाना पड़ेगा। तो उसको मारने के लिए RH नेगेटिव को हटाने के लिए उसने अपने अंदर मतलब बॉडी बना के रखी, एंटी वाला RH, मतलब RH एंटीबॉडी बना के रखी उसने, ठीक है, RH को हटाने के लिए। अब क्या होगा कि वो जो RH एंटीबॉडी जो मदर की बॉडी ने बना ली पहले बच्चे के टाइम पे, लेकिन जब तक वो बनी तब तक पहला बच्चा तो डिलीवर हो गया, वो पहला बच्चा डिलीवर हो गया। अब वो एंटीबॉडी दूसरे वाले नंबर के बच्चे के लिए जब वो प्रेग्नेंट हो उस तब परेशान करेगा, किसको, उस बच्चे को ऐसा भी हो सकता है बेटा कि बच्चा जो यूट्रस में है, गर्भाशय में ख़त्म हो जाए, वो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो वो उस बच्चे की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बेटा हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसी को हम बोलते हैं। समझ में आई ये बात। अब देखो, अब जो रक्त है हमारा जमता कैसे, यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो, नेक्स्ट वीडियो, थक गए हो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पढ़ लेंगे। देखो, अब मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। देखो, अभी शॉर्ट रिवीजन था तो मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट शायद उतने अच्छे से नहीं बता पाई, लॉजिक उतने अच्छे से नहीं बता पाई। देखो बेटा, डिटेल सेशन में सब कुछ डिस्कस होता है ना। अभी शॉर्ट था, वन शॉट था, बहुत जल्दी कराना था, अब आप लोग थक गए हो, कोई बात नहीं, आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। अच्छे से तैयारी करो, अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो, नीट की तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।